चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 7 दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का वर्ड तो आपने पहले कई दफा सुना होगा। ब्रेक इवन किसे कहते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसी स्टेज जिसके ऊपर हमारी कंपनी ना प्रॉफिट में होती है ना लॉस में होती है। यानी कि ऐसी जगह जहां से अगर हम नीचे जाएंगे तो लॉस स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये टॉपिक हमारे मिड टर्म का हिस्सा नहीं होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमने चैप्टर 6 तक जो है वो मिड टर्म का पार्ट जो है वो बनाना है। अच्छा जी, पेपर मैंने भी फिलहाल बनाया नहीं, मैंने सोचा था पहले आप लोगों से पूछ लूं फिर पेपर बनाऊं कि आप लोग जो है वो 2 घंटे का एक पेपर होता है मिड टर्म। पहली बार देंगे आप? 2 घंटे का पेपर होता है मिड टर्म और 30 मार्क्स का ये सवाल होता है और फिर तो टोटल आपका मिड टर्म होता है इसके अंदर। तो 2 घंटे के अंदर हम लोग जो है वो 4 क्वेश्चंस करेंगे 5 में से। ठीक है, एक ही मैं चॉइस दूंगा आपको ताकि आप लोग जो है वो करी जो है वो। तो टोटल मिला के हमारे पास 5 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से एक एक सवाल। ठीक है जी। चैप्टर तक आपको याद हो तो चैप्टर 2 था फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चैप्टर 1 सर ने कराया था, मुझे अंदाजा नहीं उन्होंने क्या कुछ कराया है, तो डेफिनेटली वो मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो जो 5 चैप्टर मैंने कराए हैं वही मैंने जो है वो एग्जाम्स में जो है वो देने हैं। फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, अगर आपको याद हो, कंप्लीट क्वेश्चन था हमारा। चैप्टर 2 था हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी किसी वजह से, बारिश की वजह से शायद। ठीक है जी, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। थर्ड चैप्टर हमने किया था मटेरियल्स। ठीक है जी, मटेरियल्स देख लीजिएगा। मटेरियल में लीफो फीफो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लीफो फीफो वेटेड एवरेज और क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज जो था उसकी जरा अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर 4 था लेबर कॉस्टिंग। लेबर में हमने देखा था प्रीमियम बोनस क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट चैप्टर जो हमने किया था ओवरहेड्स। तो ये 5 चैप्टर होंगे, इसमें से मैं आपको 5 सवाल दूंगा, आपने कोई से 4 सवाल जो है वो करने होंगे। एक सवाल आप चॉइस पे रख सकते हैं। तो जो भी चैप्टर आपका वीक है, जो आप चॉइस पे छोड़ना चाहते हैं, उसको आप जो है वो चॉइस पे रख के 4 चैप्टर बिल्कुल पक्के जो है वो तैयार कर लें। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो सिलेबस हो जाएगा, पेपर पैटर्न हो जाएगा। जो भी चीज कराई है सिर्फ उसमें से ही आएगा। तो जो हैंडआउट्स आपके पास हैं, जो स्लाइड्स आपके पास हैं, जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, उसकी आपने बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। कोई चीज आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगी, जो करवाया है उसी में से ही आएगा। और वही ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज होंगी, सारी चीजें चेंज होंगी, लेकिन पैटर्न और फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, वही रहेगा। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? चले, गुड। तो जनाब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चीजें हम करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल टर्म। ठीक है जी। तो 6 चैप्टर हमने फाइनल के लिए करने हैं, एक चैप्टर हम कोई पीछे से उठाएंगे। जो 7 चैप्टर करेंगे तो थोड़ा, क्योंकि ये रूल होता है कि 20% पेपर आपका मिड टर्म से पहले भी होना चाहिए। तो जब हम इंशाल्लाह फाइनल डिस्कस कर रहे होंगे तो कोई एक चैप्टर यहाँ से उठा लेंगे और बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं वो हमने फाइनल के लिए तैयारी करनी है उसकी। तो जनाब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। ब्रेक इवन का जो टॉपिक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ाया जाता है, दोनों जगह पे इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो कॉस्टिंग में इसको पढ़ाया जाता है मार्जिनल अकाउंटिंग के नाम से, और फाइनेंस में या मैनेजमेंट में इसको पढ़ाया जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि ब्रेक इवन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहां पर हमारी कंपनी ना प्रॉफिट में होती है और ना ही लॉस में होती है। इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो जो है वो हमें लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इसी में काम करेंगे। आइए जरा देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या कुछ करना है और किस तरह से हमने इस टॉपिक को जो है वो कवर करना है। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी टॉपिक, और इसमें आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे आज की क्लास में। इट्स वेरी सिंपल। तो आज की क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इंशाल्लाह आज की क्लास जब खत्म होगी तो आपको कुछ चीजें आ जानी चाहिए। कॉस्ट क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, और प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड सीवीपी एनालिसिस, ये क्या होती है। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन कैसे निकाला जाता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन
डॉलर टर्म्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, यूनिट्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, ग्राफिकली ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ग्राफिकली बनाया जाए, ग्राफ के बेस से बनाया जाए, तो उस वक्त हमने ग्राफ जो है वो उस पे बना के ऊपर कैसे हम जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीएम मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड टारगेट प्रॉफिट्स, ये कुछ इसके सब पार्ट्स होते हैं। और क्विज 2 इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी डेफिनेटली एग्जाम्स वाली भी होगी, उसमें एग्जाम में तो क्लास होती है, तो उसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें फिर इंशाल्लाह क्विज 2। फ्राइडे को पेपर है आपका? नहीं, मुझे ये बताया था कि नेक्स्ट संडे पेपर है आपका। आज आपने पेपर पैटर्न, नेक्स्ट फ्राइडे पेपर है आपका। फ्राइडे और मंडे टू फ्राइडे वाले जो पेपर हैं वो इसी वीक हैं, सैटरडे संडे वाले जो पेपर होंगे वो नेक्स्ट वीक होंगे। ईमेल मेरे पास भी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तो आज की क्लास कैंसिल करने के मूड में था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, मिड टर्म से पहले आखिरी क्लास है, बच्चों को गाइड करना है आपने मिड टर्म के हवाले से। तो मैं दौड़ता भागता आया हूँ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, रिक्शे में बैठ के आया हूँ मैं, गाड़ी खराब है मेरी, तो मैं तो चक्कर में था कि आज की क्लास में कैंसिल करके ट्यूसडे को ले लूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो मसले मसाइल, आई डोंट नो अभी तक जो सूरत हाल है 8 नवंबर, आई डोंट नो, जो भी है वो तो ऑब्वियसली जब मेल आएगी तो पता चल ही जाएगा कि क्या कुछ है कैसे है। खैर, तो ऑब्वियसली अगर लेट्स सपोज नेक्स्ट वीक क्लास भी होती है तो हम क्लास में क्विज नहीं रखेंगे, मिड टर्म के बाद ही जो है वो क्विज रखेंगे इसका। अच्छा जी, आज की क्लास में हमने कुछ चीजें कवर करनी है और ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आज की क्लास में मालूम होने चाहिए और इसको हमने कैसे निकालना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्स पर यूनिट, देन वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन, contribution per unit, computation for profits, C, contribution to sales ratio, contribution to sales percentage, break even point, और ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। इससे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, हमें छोटा सा एक टॉपिक पिछले चीज का जो है वो रिवाइज करना है, और वो चीज आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने खुद भी डिस्कस की थी, लेकिन इस टॉपिक के लिए जरूरी है कि आपको वो चीज पुरानी जो है वो रिवाइज हो, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमने काम करना होता है। ब्रेक इवन क्यों निकालना जरूरी है? पाए हर कंपनी की कोशिश, हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये पता चले कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक तो हर कंपनी को पहुंचना होता है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि कंपनी किसमें ना जाए, लॉस में ना जाए, और कम से कम आप ब्रेक इवन तो क्या करें, अचीव करें। सो ब्रेक इवन पॉइंट बनाने के लिए या ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें कुछ चीजें जरूरत होती हैं। वो तो ये होती है कि अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है या ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें अपनी सेल्स प्राइस सेट करने में आसानी होती है। अगर हम लगता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ऊपर है और हमारी सेल्स वॉल्यूम बहुत कम है, तो हम अपनी सेल्स प्राइस क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। या हमें ये लगता है कि मार्केट में हमारा कंपटीटर जो है वो हमसे सस्ता सामान बेच रहा है, तो फिर हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते, हमें अपना वॉल्यूम क्या करना होता है, हमें ज्यादा यूनिट्स क्या करने पड़ते हैं, सेल करने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली इस कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर आप बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। आपको इसमें प्राइस सेट करने में आसानी होती है, आपको ये पता चलता है कि जनाब आप अपनी किस सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। आपको अपने बजट्स बनाने में, आपको अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में काफी आसानी होती है अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हैं। इट इज डन फॉर ऑल बिजनेस, लिटिल और बिग। हर कंपनी, हर छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी इस एक्टिविटी से लाजमी गुजरती है कि उसको एक फिगर मालूम करनी चाहिए कि इतना प्रॉफिट तो उसको हर हाल में अर्न करना है। उससे ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर उससे कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट में नहीं है बल्कि किस में आ गए, लॉस में आ गए। मेन रीजन टू हैव सम आइडिया इज हाउ मच सेल बिफोर यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि आपको कितने यूनिट्स बेचने हैं कि आपका क्या आ जाए, ब्रेक इवन आ जाए, और उससे ज्यादा अगर आप बेचेंगे तो अब आपके क्या अर्न करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये एक डेडलाइन होती है, ये एक बेंचमार्क होता है कि इसको तो हर हालत में आपने अचीव करना है, इससे तो नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। If the number you are trying to get is too difficult, then maybe you can
चेंज इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत मुश्किल है तो फिर आपको स्ट्रेटेजिकली कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस डिक्रीज करने पड़ेंगे, कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। इंक्रीजिंग योर प्राइस एंड कटिंग योर कॉस्ट। The key is to key and analysis is understand make you competitive in the marketplace। अगर आपने ब्रेक इवन अच्छे निकाल लिए, पॉइंट्स अच्छे निकाल लिए, तो आप मार्केट में कंपटीशन पोजीशन पर आ जाते हैं और आप एक अच्छी प्राइस जो है वो सेट कर सकते हैं और अपने कंपटीटर को बीट कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हमें कुछ चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि अगर आपने प्राइसिंग करनी है, प्राइसिंग आपने कैसे करनी है कि आपकी प्राइस आपके कंपटीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होना शुरू हो जाए। यानी अपनी चीजें ना तो बहुत महंगी बेचनी है और ना ही बहुत सस्ती बेचनी है, एक कंपिटिटिव रेट के ऊपर कि आप अपने कंपटीटर के साथ कंपीट कर सकें। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द स्मार्ट प्राइसिंग। एक अच्छा प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि जनाब कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो उनको कट करना, उनको कम करने के लिए हम यहां पर इस ब्रेक इवन पॉइंट का सहारा ले सकते हैं। बिजनेस की फंडिंग, पैसे कहां से आएंगे अगर पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं, आपको सेल्स बढ़ानी है। अब सेल्स बढ़ानी है तो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी, ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तो ये पैसे कहां से आएंगे और उसके लिए हम पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं। रेवेन्यू एंड सेल्स टारगेट और अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को हमने किस तरीके से मीट करना है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें किस एनालिसिस से पता चलती हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस से। तो अभी हम ये सारी चीजें जो है वो अभी क्लास में डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन करके किस तरीके से आप एक चीज को चेंज करते हैं तो उससे किस तरह से हमारा प्रॉफिट जो है वो चेंज होता है। कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड सीबीपी। क्या है जनाब? कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स डिमॉन्स्ट्रेट द वे इन विच कॉस्ट आर अफेक्टेड इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कॉस्ट क्या होती है जनाब? कॉस्ट होते हैं आपके एक्सपेंसेस, खर्चा। ठीक है जी। जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन के ऊपर आपकी क्या आती है? कॉस्ट आती है। अब जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसके वैसे वैसे हमारी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है इन डिफरेंट सिचुएशन। यहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी से मुराद आपकी प्रोडक्शन। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ क्या होना शुरू हो जाती हैं? बढ़नी शुरू हो जाती है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ कम होनी शुरू हो जाती है। यानी एक तरफ आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है और दूसरी तरफ कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसका प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, आप ज्यादा करें कम करें ये कॉस्ट अपनी जगह पे क्या रहेगी? मौजूद रहेगी, फिक्स रहेगी। तो मुख्तलिफ कॉस्ट, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के रेलेवेंट से मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमने आज की पहली टॉपिक में यही समझना है कि जनाब वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ तरीकों से, पैटर्न से जो है वो बिहेव करती हैं। The level of activity refers to the amount of work done or the volume of production। ये मैंने आपको बता दिया कि लेवल ऑफ एक्टिविटी से मुराद यहां पर प्रोडक्शन से ली जा रही है। प्रोडक्शन कम हो रही है या प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। द बेसिक प्रिंसिपल जो बुनियादी उसूल है कॉस्ट का वो ये है कि जब लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है। ये एक इसका बुनियादी उसूल है, एक बेसिक प्रिंसिपल है। बट समटाइम दिस इज बिहेव एबनॉर्मली। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये एबनॉर्मल भी बिहेव करती है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है और कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। बट द नॉर्मल बिहेवियर इज कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। The basic principle of cost behavior is that as the level of activity rises, cost will usually rise। जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझाया। इट इज यूजुअली कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट देन इट विल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। अगर आप किसी चीज के 2000 यूनिट बना रहे हैं या उसी चीज के 1000 यूनिट बना रहे हैं
तो ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा खर्चा कहां पर होगा? तो नॉर्मली जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि 2000 यूनिट्स बनाने में आपके ज्यादा पैसे खर्च, आपको मटेरियल भी ज्यादा चाहिए होगा, आपको लेबर भी ज्यादा चाहिए होगी, आपको ओवरहेड्स भी ज्यादा चाहिए होंगे एज कंपेयर टू अगर आप कितने यूनिट्स बनाएं, 1000 यूनिट बनाएंगे, आपका मटेरियल भी कम हो जाएगा, आपकी लेबर भी कम हो जाएगी और आपके ओवरहेड्स भी कम हो जाएंगे. However, this system identifies several type of costs which respond differently to change in activity. लेकिन कभी कभार चीजें थोड़ा सा क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. समटाइम कुछ कॉस्ट एबनॉर्मली भी बिहेव करना शुरू कर देती है. हमने यही समझना है कि कौन सी कॉस्ट किस तरीके से बिहेव करेगी. आइए जनाब, तो हमारे पास कॉस्ट के 4 टाइप्स हैं. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉस्ट. मिक्स्ड कॉस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है जी, डन हो गया. सो वी हैव 4 डिफरेंट पैटर्न्स दैट वी नीड टू डिस्कस वन बाय वन, और इसी की बेस के ऊपर हम अपना पूरा चैप्टर जो है वो सेट करेंगे. ये 4 कॉस्ट अगर समझ में आ गई तो आगे का चैप्टर जो है वो बड़ा आसान सा हो जाएगा और उसमें फिर इंशाल्लाह आपको कोई खास मसला नहीं होगा. तो शुरू करते हैं जनाब पहली कॉस्ट से, दैट इज कॉल्ड दी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी, क्या होगी आपके हिसाब से, क्या होनी चाहिए? जो वेरी करती हो किस चीज के हवाले से, कभी कम हो जाए, और ये किस चीज पे बेस करती होगी? प्रोडक्शन के ऊपर. प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. प्रोडक्शन कम करेंगे, ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द प्रोडक्शन. जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतनी कॉस्ट. अगर प्रोडक्शन 0 है तो ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल करें इसकी, बड़ी आसान सी, अगर हम सपोज करें ये बोर्ड मार्कर बनाते हैं, मगर इसका जो ये कैप है ये मार्केट से खरीदते हैं, ये हम नहीं बनाते, हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. कैप हमें इसका बना बनाया क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है. सपोज कर लें ये कैप 1 रुपए का हमको पड़ता है. अगर हम 100 मार्कर बनाएंगे तो हमें 100 कैप्स चाहिए होंगे. वी हैव टू स्पेंड 100 रुपीज. अगर हम 1000 बनाएंगे तो 1000 रुपए खर्च होंगे, 1000 कैप चाहिए होंगे. अगर हम 0 बनाएंगे तो हमें कोई कैप भी नहीं चाहिए होगा. तो वेरिएबल कॉस्ट इज वेरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन. जितना ज्यादा करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी. सो a variable cost is a cost which tends to vary in total directly with the volume of output. The variable cost per unit is the amount for each unit produced, whereas total variable cost increases as the volume of output increases. अब इसको जरा समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. सपोज कर लें जनाब, अभी हमने एक एग्जांपल ली थी कि एक जो कैप है ये 1 रुपए का है. ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1 रुपी. ठीक है जी. अगर हम एक एक्स्ट्रा कैप और लेंगे तब भी हमें कितना देना पड़ेगा? 1 रुपए ही देना पड़ेगा. अगर हम एक कैप और लेंगे तब भी हमें कितना देना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है इसकी? फिक्स है, 1 रुपए का एक. लेकिन अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो 3 कैप की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 रुपए. इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, बट द पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स सेम. तो यहां पर उन्होंने 2 चीजें बताई हैं. इन्होंने कहा जनाब आपने 2 चीजों पर नजर रखनी है, एक आपने पर यूनिट कॉस्ट पर नजर रखनी है और एक आपने टोटल कॉस्ट पर नजर रखनी है. तो टोटल कॉस्ट तो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. 3 कैप खरीदे, कितने रुपए खर्च हुए? लेकिन हर कैप कितने का था? तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है सबकी? तो यहां पर उन्होंने इसी बात को बताया आपको, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड टोटल कॉस्ट. द टोटल कॉस्ट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है. 14 कैप खरीदेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4 रुपए. बट पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी अब भी? तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है इसकी? सेम है. तो यहां पर उन्होंने बताया कॉस्ट पर यूनिट
और यहां पर उन्होंने बताया टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों के दरमियान जरा सा फर्क रखना है। आज इसके आगे के लेक्चर्स में हमने इस बात को देखना है कि ये पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहा है या फिर ये टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, बट द पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स सेम। एनी प्रॉब्लम? नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट बड़ा आसान सा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो, ये कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इसमें 1 रुपए का भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल सही। रेंट एक्सपेंस, अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पर है, ठीक है जी, और आपका रेंट है सपोज कर दें जनाब 1 लाख रुपए आपका रेंट है, अगर आप 0 प्रोडक्शन करेंगे तब भी आपने कितने रुपए देने हैं? 1 लाख रुपए। यू हैव टू पे। इसके लिए कोई आपका जो है वो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप 1 लाख यूनिट बनाएंगे तब भी आपको रेंट कितना देना है? 1 लाख रुपए। इट मींस दैट 0 से लेकर 1 लाख तक आपका रेंट कहां पर रुका हुआ है? स्टैग्नेंट हुआ है कहां पर? 1 लाख रुपीस पे। इसका मतलब प्रोडक्शन कुछ भी वेरी करे, इस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। A fixed cost is a cost which tends to be unaffected by increase or decrease in the volume of output. इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड चार्ज, ये साल की होती है, ये पर यूनिट के ऊपर बेस नहीं करती। रेंट एक्सपेंस 1 लाख का पूरे महीने का है, ये 1 दिन का रेंट या 1 घंटे का रेंट या 1 यूनिट का रेंट, ये पीरियड कॉस्ट होती है। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी पीरियड एंड के ऊपर जो है वो अप्लाई की जाती है। अब वो पीरियड एंड 1 महीना भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक पीरियड का खत्म होना क्या है? जरूरी है। In that they relate to span of time. As the time span increases, so too will the fixed cost. 1 महीने का रेंट 1 लाख रुपए, 2 महीने का रेंट 2 लाख रुपए, 3 महीने का रेंट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये फिक्स कॉस्ट भी क्या होती चली जा रही है। लेकिन पर मंथ का रेंट क्या रहेगा? इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो 2 चीजों से मिलकर बन रही है। वो कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो है वो खर्चा भी क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जो ये कॉस्ट होती है ये भी हम 2 ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। और एक कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको इसको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कर लें जनाब कि आपके फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख रुपए, आप 0 यूनिट्स बनाते हैं तब भी आपने कितने पैसे देने? 1 लाख। आप 1000 यूनिट बनाते हैं तब भी कितने पैसे देने? 1 लाख। तो टोटल कॉस्ट क्या रहेगी इसकी? हमेशा सेम रहेगी। आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी करें, बढ़ाएं या कम करें, टोटल कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कैसे? आइए देखते हैं। अगर आपने 0 यूनिट बनाया, 0 यूनिट, तो आपने टोटल खर्चा कितना किया? 1 लाख रुपए, मैक्सिमम खर्चा यहां पे। अब आपने बनाए लेट्स सपोज 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? तो अगर हमें इसकी पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे? 1 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। 1 यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ी? क्या आंसर आएगा? आई गेस 1 2 3 1 2 3 100 रुपीज। एक कॉस्ट के ऊपर कितनी, 1 यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ी? चलिए जी, हमने बना दिए 2000 यूनिट। अब पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई? 50। जैसे जैसे हम यूनिट ज्यादा बनाते चले जा रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जा रही है? कम होती जा रही है। शुरू में सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हमने यूनिट ज्यादा बनाए हम 1 यूनिट के ऊपर जो है उसकी कॉस्ट क्या होना शुरू हो गई? कम होना शुरू। इसका मतलब अगर हम बल्क में बनाएंगे, लाखों यूनिट एक साथ बना दें, अगर आप 1 लाख यूनिट बना देते हैं एक साथ, तो 1 लाख यूनिट के बनाने की कॉस्ट कितनी लगी? 1 ही लाख लगी। तो 1 यूनिट के ऊपर कितने पैसे पड़े? 1 रुपये। 1 रुपए का ब्रेक इवन लाना ज्यादा आसान है या 100 रुपए का ब्रेक इवन लाना ज्यादा आसान है? 1 रुपए का कवर करना ज्यादा आसान है फिक्स कॉस्ट को, या 100 रुपए की फिक्स कॉस्ट को कवर करना ज्यादा आसान है? 1 रुपए की। जापान, चाइना क्या करता है?
बल्क में प्रोडक्शन, मार्केट में डिमांड है या नहीं है, उन्होंने अपना उठाया और लाखों यूनिट्स जो हैं वो मोबाइल केस के क्या कर दिए, बना दिए। वेरिएबल कॉस्ट तो उनकी क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन जो चीज उन्होंने कवर कर ली वो क्या कर ली, फिक्स कॉस्ट। उनको पता है यार फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए देना है, अब मैं अगर 100 यूनिट बनाऊंगा तब भी मुझे 1 लाख रुपए देना है, 10 लाख यूनिट बनाऊंगा तब भी मुझे कितना देना है। तो अगर मैं 10 लाख यूनिट बना देता हूं तो मेरी एक यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बिल्कुल पॉइंट्स में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने बल्क में प्रोडक्शन की और अपना लाभ के माल जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में क्या कर दिया, डंप कर दिया। प्रॉफिट ही प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट कवर कर ली, वेरिएबल कॉस्ट हमारे कंट्रोल में होती नहीं है, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना कॉस्ट आपने पे करनी ही करनी है। दैट इज कॉल्ड दी बल्क प्रोडक्शन। जब हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो वो जो हमारा जो कस्टमर है, वो हमारा जो सप्लायर है, हमें क्या देता है, डिस्काउंट देता है। उसकी वजह यही होती है कि उसको जो है अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अगर एक खरीदोगे तो 100 रुपए का दूंगा, 10 खरीदोगे तो 90 रुपए में दे दूंगा। इट मीन्स दैट कि उसको पता है कि वो अपनी फिक्स कॉस्ट जल्दी क्या कर लेगा, 10 यूनिट से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो बल्क में यही फायदा होता है कि बल्क में हम अपनी फिक्स कॉस्ट को क्या कर लेते हैं, इंतहाई मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये जीरो कभी नहीं होती है, जीरो के नियर टू नियर टू नियर पहुंच जाती है, बट इट कैन नॉट बी बिकम जीरो। ये जीरो कभी नहीं हो सकती। आप लेवल जितना भी डिवाइड करते हैं, बढ़ाते चले जाए, आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को बल्क प्रोडक्शन से क्या कर लें, कवर कर लें। और यही जिसे आप कहते हैं कि बल्क प्रोडक्शन प्रोसेस है। जब आपकी पैनाडॉल बनती है तो क्या एक गोली बनती होगी, 100 गोलियां बनती होंगी, लाखों गोलियां जो होती हैं वो एक साथ, करोड़ों गोलियां एक साथ क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। फिक्स कॉस्ट क्या कर ली जाती है, रिड्यूस कर ली जाती है। तो ये तरह से पूरी की पूरा ये कॉस्टिंग प्रोसेस किस पे चल रहा होता है, आपके फिक्स कॉस्ट में। ये दो कॉस्ट क्लियर हो गई, ये हमारी मेन कॉस्ट है। आज सारा काम इन्हीं दो कॉस्ट के ऊपर रहेगा, वेरिएबल और फिक्स के ऊपर। एक और बड़ी आसान सी कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट जनाब एक लेवल तक फिक्स रहती है, फिर जैसे ही उसमें कुछ इजाफा होता है उस एक्टिविटी में, तो ये कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फिर दोबारा क्या हो जाती है, एक खास लेवल तक फिक्स हो जाती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। एक खास लेवल तक ये कॉस्ट क्या रही, फिक्स रही। जैसे ही इस लेवल से हम आगे गए, ये कॉस्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई। ये जो हम अपने मुलाजमीन को पे स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं, ये उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। 100 यूनिट बनाओगे तो भाई तुम्हारी पेमेंट होगी 100 रुपए के हिसाब से। जैसे ही 101 यूनिट बनाओगे तुम्हारी पेमेंट 200 रुपए के हिसाब से होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही 201 यूनिट बनाओगे तुम्हारी पेमेंट 300 के हिसाब से होना शुरू हो जाएगी। तो 100 यूनिट तक उसकी सैलरी क्या रही, सेम रही, लेकिन जैसे ही उसने 101 यूनिट बनाया उसकी सैलरी में हमें क्या करना पड़ा, इंक्रीमेंट करना पड़ा। अब उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह से जो हमारे के इलेक्ट्रिक के बिल आते हैं यूनिट वाइज, 100 से लेकर 300 यूनिट होंगे तो उस पर यूनिट रेट ये लगेगा। 300 से लेकर 700 यूनिट होंगे उसके ऊपर रेट जो है वो बढ़ जाएगा। 700 से लेकर 1000 तक यूनिट होंगे उसके ऊपर रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1000 से ऊपर जितने भी होंगे उसका रेट क्या हो जाएगा फिर। तो ये कॉस्ट स्टेप में क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसी तरह से जो टैक्स लगता है, अगर आपकी आमदनी 1 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से लेकर 10 लाख के दरमियान है तो टैक्स का रेट ये होगा। 10 लाख से लेकर 20 लाख के दरमियान है तो टैक्स का रेट। तो ये कॉस्ट किससे बढ़ती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स में बढ़ती है। ये स्टेप्स बढ़ भी सकते हैं और ये स्टेप्स वक्त के साथ साथ कम भी हो सकते हैं। डिपेंड्स कि कभी कभी कॉस्ट बढ़ने के साथ बजाय क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। लास्ट वन इज मिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है। इसमें कॉस्ट का एक पोर्शन फिक्स रहता है और एक पोर्शन क्या होता है, वेरी करता है। यानी कि एक पोर्शन क्या है इसका, फिक्स्ड है, और एक पोर्शन क्या करता है इसका, वेरी करता है। ये जो हमारे घरों में टेलीफोन के बिल्स आते हैं, लैंडलाइन के, लैंडलाइन का जो बिल होता है उसमें एक होता है लाइन रेंट और एक होती है कॉल चार्जेस। अगर आप एक कॉल भी नहीं करेंगे तब भी यू हैव टू पे द
लाइन रेंट, आपको लाइन रेंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसकी एक फिक्स अमाउंट है, 1000 रुपए, 1200 रुपए, जो भी। तो लाइन रेंट इज ए फिक्स, चाहे आप कॉल करें चाहे आप कॉल नहीं करें। और जो कॉल चार्जेस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉल्स। जितनी आप ज्यादा कॉल्स करेंगे उसके कॉल चार्जेस भी क्या होना शुरू हो जाएंगे। सपोज कर लें कि हमने जो है वो लाइन रेंट है हमारा 1200 रुपए और हमने एक 10 रुपए की कॉल की, तो हमारा बिल कितने का आएगा, 1210 रुपए। 1200 इज अ फिक्स और 10 रुपए की कॉल चार्जेस, दोनों को ऐड कर दिया तो आपका जो बिल बना वो कितने का बना, 1210 रुपए का। तो इसमें क्या है जनाब, द सिंगल पार्ट इज कॉल्ड दी फिक्स पार्ट। ये इसका एक लाइन जो है ये फिक्स है। आपका प्रोडक्शन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो, ये अमाउंट आपने पे करनी ही करनी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल पार्ट। ये वेरी कर रहा होता है आपकी एक्टिविटी से। ज्यादा कॉल्स करेंगे बिल्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कम कॉल करेंगे बिल कम हो जाएगा। नहीं कॉल करेंगे वेरिएबल चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बट यू हैव टू पे द लाइन रेंट। ठीक है जी, डन हो गया। चारों कॉस्ट समझ में आ गई आप लोगों को। 4 कॉस्ट मैंने आपको कराई, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट में हमने कहा था, जैसे यहां पर बात हो रही है, फॉर एग्जांपल द वेजेस ऑफ लेबर मे बी फिक्स फॉर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने कहा जनाब अपने लेबर से कि अगर तुम 100 रुपए 100 यूनिट बनाओगे तो मैं तुम्हें जो पेमेंट करूंगा वो किस हिसाब से करूंगा, लेट सपोज 100 के हिसाब से। लेकिन तुम जैसे ही 200 101 यूनिट बनाओगे मैं तुम्हारी पेमेंट किस हिसाब से कर दूंगा, यानी कि इसका मतलब 101 से लेकर लेट सपोज 200 तक अब मुझे पेमेंट किस हिसाब से करनी है। अगर तुम 201 यूनिट बनाओगे 300 तक तो मैं तुम्हें पेमेंट किस हिसाब से करूंगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक खास लेवल तक 100 लेवल तक कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। लेकिन जैसे ही 101 हुआ अब आपकी कॉस्ट किस हिसाब से आना शुरू हो गई, 200। तो एक खास लेवल तक कॉस्ट फिक्स रही, लेकिन जैसे ही उस लेवल को हमने क्रॉस किया कॉस्ट क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। फिर उस खास लेवल को क्रॉस किया फिर दोबारा कॉस्ट क्या हो गई हमारी। तो ये स्टेप्स में क्या करती है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज करती है। A step fixed costs are costs which are fixed in nature within a certain level of activity. एक खास एक्टिविटी लेवल तक फिक्स रहती है। For example, the wages of labor may be fixed 100 and when production increases more than 100 units, then the cost increases. ठीक है जी, डन हो गया। Any question? चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट में हमने जो है वो बड़ी आसानी से आपको चीजें समझा दी। अब हम 2 कॉस्ट के ऊपर बहुत फोकस करेंगे, एक वेरिएबल कॉस्ट पे और एक फिक्स कॉस्ट पे। अच्छा जी, अब आते हैं जरा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। फिक्स कॉस्ट पे करनी ही करनी है, चाहे आप प्रोडक्शन करें, ये आपने पे करना ही करना। इसका मतलब कि हम जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2 डिफरेंट कॉस्ट से मिलकर बन रही है, एक फिक्स कॉस्ट और एक उसकी वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। ज्यादा बनाएंगे कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कम बनाएंगे कॉस्ट भी क्या हो जाएगी। अच्छा, जो भी हमने प्रोडक्शन करनी है वो इतनी करनी है कि वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर करे और हमारी फिक्स कॉस्ट को भी क्या करे, कवर करे। जो भी हम सेल करेंगे मार्केट में हमने कम से कम इतनी सेल जरूर करनी है कि वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर कर ले और हमारी फिक्स कॉस्ट को भी क्या कर ले, कवर कर ले। तभी हम किस में आएंगे, प्रॉफिट में आएंगे। प्रॉफिट में आएंगे ब्रेक, अगर वो कवर कर लेगा तो ब्रेक इवन आ जाएगी, और उससे अगर वो ज्यादा शुरू हो जाएगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा। आइए इसको छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लें सपोज कर लें कि हमारी पूरी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000। पूरी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट का रूल तो पता है ना, प्रोडक्शन कुछ भी हो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट में हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 8 रुपए। यानी ये जो मार्कर हम मार्केट में बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं, 8 रुपए का बेच रहे हैं। और इस मार्कर को बनाने में
जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो कितनी लगती है? 3 रुपए। इसकी प्लास्टिक, इसका कैप, इसकी निप, इसके अंदर पड़ने वाली इंक, हर वो चीज जिसका ताल्लुक इसकी किससे है? प्रोडक्शन से है, वो कितने की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है? 3 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज हमने 3 रुपए की बनाई और मार्केट में कितने की बेच दी। हमें इस प्रोडक्शन से कितना फायदा हासिल हुआ? इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन। फिर से सुन लीजिए, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक मार्कर बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ था? 3 रुपए इस यूनिट के ऊपर, और इसको हमने मार्केट में कितने में सेल किया? 8 रुपए पे। तो इस पूरी की पूरी प्रोडक्शन से जो मुझे फायदा हो रहा है, मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 5 रुपए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इस 8 रुपए ने इस 3 रुपए को तो कवर कर लिया। जो सेलिंग प्राइस 8 रुपए मैंने रखी थी, उसने इस 3 रुपए को तो क्या कर दिया? कवर कर लिया। और मुझे एक्स्ट्रा कितना कमा के दिया? लेकिन ये 5 रुपए अभी पूरी तरीके से प्रॉफिट का हिस्सा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमने एक कॉस्ट और भी कवर करनी है। अभी हमने कितनी कॉस्ट कवर करनी है? 10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट भी कवर। प्रॉफिट तो उस वक्त होगा जब हमारी सेल्स हमारे कॉस्ट से क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। कंट्रीब्यूशन ने इसकी प्राइस तो कवर कर ली, लेकिन अभी इस कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट को भी क्या करना है? कवर करना है। इसका मतलब यह हुआ कि फिक्स कॉस्ट कितनी कवर करनी है? 10,000। और फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट कितना मौजूद है? 5 रुपए। तो बताइए मुझे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? 2,000 यूनिट। 2,000 यूनिट अगर मैंने बेच दिए तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट क्या कर लूंगा? कवर कर लूंगा। वेरिएबल कॉस्ट में पहले क्या कर चुका हूं? कवर कर चुका हूं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 3 रुपए थी, और मैं इसको कितने बेच रहा था? तो इसका मतलब यहां से तो मैंने वैसे ही कितना प्रॉफिट निकाल लिया? 5 रुपए तो मैंने वैसे ही निकाल लिए। लेकिन अब ये 5 रुपए को मेरी फिक्स कॉस्ट को भी क्या करना है? कवर करवाना है। तो उसको करवाने के लिए मुझे मार्केट में लाजमी कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 2,000 यूनिट। तभी मेरा क्या आएगा? ब्रेक इवन। ये है मेरा ब्रेक इवन। इसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आइए इस बात को प्रूफ करते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा होता भी है या नहीं होता। सेलिंग प्राइस, हमने कितने यूनिट्स बेचे? 2,000 यूनिट। हर यूनिट कितने में बेचा? टोटल सेल्स कितनी हुई हमारी? 16,000। टोटल सेल कितनी हुई हमारी? 16,000। इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतने पैसे देने पड़ेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 3 रुपए। कितने यूनिट्स मैंने बनाए? 2,000 यूनिट बनाए। 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे देने पड़े? फिक्स कॉस्ट कितनी देनी पड़ी? लेस कर देते हैं किसमें? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज गिवन एज 16,000 में से 16,000 निकल गए। नो प्रॉफिट नो लॉस। 2,000 से हमने अगर यूनिट सेल कर दिए तो हम किस पर आ जाएंगे? ब्रेक इवन पर आ जाएंगे। जैसे ही 2,001वां यूनिट सेल होगा, जो भी है, 2,001 यूनिट जैसे ही सेल होगा, हमें क्या शुरू हो जाएगा? कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? 5। यानी कि वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा जो मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन है। यानी जितनी गुड्स मैं ज्यादा बेचूंगा पर यूनिट के हिसाब से मेरा क्या होना शुरू हो जाएगा। आइए इस बात को प्रूफ करते हैं। 2,001 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2,001 इंटू 8, 16,008। ठीक है जी।
2001 इंटू 3, 6003। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, जितने यूनिट्स बनाएंगे कॉस्ट कितनी रहेगी, 10,000। तो अगर आप इसको माइनस करें, योर आंसर इज 2000 के हर एक यूनिट के बाद 5-5 रुपए आपके प्रॉफिट में क्या होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं जनाब, अगर हमने 3000 यूनिट बनाए तो बताइए हमारा प्रॉफिट कितना होगा। अगर हमने मार्केट में 3000 यूनिट बेचे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 5000। कैसे निकाला आपने, 2000 तो ब्रेक इवन था, हमने ऊपर कितने यूनिट बेचे, 1000, हर पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 5, तो 1000 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5000। जितना प्रॉफिट आपने लेना है उतनी ज्यादा सेल आपने मार्केट में करनी है। जब ही सेल्स टीम को टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई सेल्स में कर रहा है तो वो टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती है। हर सेल्समैन के अपने क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, क्योंकि उसको मीट करने होते हैं। तो उसको टारगेट्स ही इस तरह से दिए जाते हैं कि वो ओवरऑल कंपनी के बेनिफिट के लिए काम हो, और अल्टीमेटली उसको जो है वो उसकी सैलरी भी निकाले और वो कंपनी को भी अर्न करके कुछ अमाउंट मौजूद करे। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ, अभी आपको मैंने 2 फॉर्मूले लिखवा दिए यहाँ पे। पहला फॉर्मूला लिखवाया कंट्रीब्यूशन का, जी जनाब, कंट्रीब्यूशन बताइए फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस, दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने आपको ब्रेक इवन का, जल्दी बताइए। फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे, कंट्रीब्यूशन से। इसको कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहा जाता है, बिल्कुल। और कंट्रीब्यूशन का अपना फॉर्मूला है, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आइए जरा ब्रेक इवन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो इसका एक छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं। The break-even point or a break-even quantity is that a level of production and sales at which total revenue for sales are exactly equal to total operating cost. जितना हमारी सेल्स के वैल्यू है वो इक्वल कर जाती है हमारी कॉस्ट से। जब सेल्स और कॉस्ट इक्वल हो जाए, सेलिंग और प्राइस और कॉस्ट इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या अचीव हो जाता है हमको, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स at the production level at which the net operating income is 0। यहां पर हमारी इनकम जो आ रही होती है वो क्या आ रही होती है, 0 आ रही है। इससे ज्यादा सेल करेंगे तो प्रॉफिट है, इससे कम सेल करेंगे तो लॉस। क्लियर हो गई कहानी। आइए जनाब एक छोटा सा इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, ब्रेक इवन इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल cost, and sales minus variable cost is also called CM. CM stands for contribution margin। चलिए जी एक एमसीक्यू आपको करा रहा हूं आसान सा, जल्दी से उठाइए कैलकुलेटर। फॉर्मूला वही वाला पुराना वाला, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस, दोबारा से बताइएगा, माइनस नहीं है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स। आंसर जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स आएगा। जैसे यहां पर जो आंसर आ रहा है दैट इज 2000 यूनिट्स, तो ये बता रहा है कि ब्रेक इवन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। आगे जाके ब्रेक इवन इन द फॉर्म ऑफ डॉलर भी आ जाएगा। जी क्लास डन। यार देखो टॉस वॉस कौन जीता, क्या हो रहा है। आज का मैच मुझे लग रहा है लग जाएगा आज। अफगानिस्तान और उनके स्पिनर्स बहुत जबरदस्त हैं। अबे निकलना, क्या हो गया। अफगानिस्तान चूज टू बैट, पाकिस्तान को चेस करना है।
ठीक है जी। असल में उनके स्पिनर्स अच्छे हैं ना, तो वो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे उस पर। चलिए, एनी क्वेश्चन? आइए एक एमसीक्यू करें जल्दी से। अ बिजनेस हैज अ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 2,40,000। प्रोडक्ट हैव अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ $25 एंड अ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $15। हाउ मेनी यूनिट्स नीड टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन? फॉर्मूला लिखिएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलें, एक आंसर आया बी। डी। डी। जी 24,000। डी। चलें जी, देखते हैं आप लोगों ने आंसर कैसे निकाला। आइए जरा बोर्ड पे। ब्रेक इवन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन को मार्जिन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हियर इज 2,40,000. Selling price is 25. Variable cost is 15. 2,40,000 divided by 10. So we will get 24,000 units. So your correct option is D. ठीक है जी? Any question? तो आपने कितनी आसानी से इसका जो है वो ब्रेक इवन निकालना स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरा चैप्टर इसी एक फॉर्मूले के गिर्द क्या करेगा? मूव करेगा। आइए जनाब, एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, लेकिन इस दफा जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है वो फॉर्मूले से नहीं निकालना, बल्कि किससे निकालना है? ग्राफ से निकालना है। ग्राफिकली हमने इसको फाइंड आउट करना है। बहुत आसानी चीज है, आइए इसको बनाते हैं। प्रोडक्ट का नेम है क्या जनाब? एक स्टील बार। फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी? 10,000। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? $10। और इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है? $5। ठीक है जी। पहला काम तो जल्दी से ये करें कि जरा कैलकुलेटर में डाल के फॉर्मूले से ब्रेक इवन निकाल लें। हम्म, 2000। ठीक है जी, डन हो गया। अब यही काम हमने किसके थ्रू करना है? ग्राफ के थ्रू करना कि जनाब ग्राफ के थ्रू हमने देखना है कि ग्राफ जो है वो कैसे ये बनेगा। ग्राफ के थ्रू निकालने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी? फिक्स कॉस्ट। फिर हमें क्या चाहिए होगी? फिर हमें चाहिए होगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और फिर हमें चाहिए होगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी। ये 4 चीजें हमने इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो हमने क्या किया कि हमने एक छोटा सा काम करना है। हमने प्रोडक्ट ले ली स्टील बार, सेलिंग प्राइस $10, फिक्स कॉस्ट 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी? हमने कुछ चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। एक टेबल बनाना है। इस टेबल में सबसे पहले है यूनिट्स। FC स्टैंड्स फॉर फिक्स कॉस्ट, VC स्टैंड्स फॉर, एंड TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, और टोटल सेल्स यानी कि रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू हासिल हो रहा है। हमने इसके ब्लॉक्स बनाने हैं मुख्तलिफ, 500 से लेकर 3,000 तक, 500 के गैप से। तो पहला ब्लॉक हम कितना बना रहे हैं? 500 का। अगर आपको याद हो, फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से चेंज नहीं होती। चाहे आप 500 बनाएं, चाहे आप 5,000 बनाएं, फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? तो हमने फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली कितनी पुट कर दी? 10,000 पुट कर दी। क्लियर हो गई? वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल वेरी करती है डायरेक्टली। एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आ रहा था? 5। हमने कितने बनाए? 500। तो कितना खर्चा आया? 2500। डन हो गया। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 12,000
500, 10,000 में प्लस कर दिया कितना 2,500, डन हो गया। रेवेन्यू इनकम कितनी हासिल हुई, कितने यूनिट बेचे, हर यूनिट कितने में बेचा 10 में, तो टोटल जो रेवेन्यू हमको हासिल हुआ वो कितना हासिल हुआ। एनी प्रॉब्लम। आपने क्या करना है जनाब कि आपने इसके 3,000 तक ये ब्लॉक्स जो है वो तैयार करने हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000। जल्दी से 5 मिनट लीजिए। क्या चीज, ये चीज 500 यूनिट, कैलकुलेशन समझा दूं। फिक्स कॉस्ट पहले हम देखते हैं, हमने हमने फॉर एग्जांपल हमने मुख्तलिफ ब्लॉक्स लेने 500 के फर्क से, तो पहले हमने कौन सा यूनिट उठा लिया, फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से चेंज, चाहे आप 500 बनाएं चाहे आप 3,000 बनाएं, फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, तो हमने फिक्स कॉस्ट कितनी पुट कर दी 10,000, हर जगह कितनी कितनी आती रहेगी, ये हो गया। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली वेरी करती है प्रोडक्शन से, वेरिएबल कॉस्ट है $5 पर यूनिट, कितने यूनिट बना रहे हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2000। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ये कॉस्ट भी क्या होती चली जाएगी, डन हो गया। Then we have a total cost. Total cost is a sum of fixed cost and variable cost. 10,000 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 12,500। इसी तरह से जैसे जैसे आता रहेगा ये अमाउंट क्या होती रहेगी उसके अंदर ऐड होती रहेगी। टोटल सेल्स इज अ रेवेन्यू जनरेटेड, एक यूनिट कितने में सेल हो रहा है और हमने कितने यूनिट्स बेचे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 5,000। हाँ ये मैं खुद बताऊंगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ये। हो गया जी।
ठीक है डन। आइए जरा देखते हैं टेबल जरा मैच करके आपकी और मेरी वैल्यूज मैच कर रही है नहीं कर रही। 10,000, 5,000, 15,000, 10,000। ठीक है डन हो गया। अब आ जाए जरा एक फ्रेश पेज के ऊपर और बिल्कुल नीचे से आपने एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करना है। ठीक है जी। और ये कोशिश करेगा कि अगर स्केल स्केल अगर हो जाए तो सेंटीमीटर वगैरह देख लीजिएगा, वरना अंदाजे से एक आपने एक्सेस बनाना है। एक्स एक्सेस पे आप लेंगे यूनिट्स 500, 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000। और वाई एक्सिस पे लेंगे आप 2,500 के फर्क से कहां तक जाना है आपने, 30,000 तक जाना है। 2,500, 5,000, 7,500, 10,000, 12,500, 15। तो बिल्कुल इसको नीचे से स्टार्ट करिएगा तो ये ग्राफ ऊपर तक जाएगा काफी। तो पहला भी आउट हो गया अफगानिस्तान। जी जनाब डन हो गया। आइए जी। अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने इसमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। पहली लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो होगी किसकी, फिक्स कॉस्ट। हर लेवल के ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000। तो यहां से आपने 10,000 उठाया और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, सीधी चली जाएगी। और यहां पे लिख दिया आपने फिक्स कॉस्ट एफ सी। डन हो गया। तो पहली लाइन आपकी तैयार हो गई फिक्स कॉस्ट की। दूसरी लाइन आपने स्टार्ट करनी है किसकी, वेरिएबल कॉस्ट। कहां से शुरू करनी है, 2,500 से शुरू करनी है और इसको कहां तक लेके जाना है, 15,000 तक। तो 500 पे यहां है, 1000 पे ये पॉइंट है, 1500 पे ये पॉइंट है, 2,000 पे ये पॉइंट है, 2,500 पे ये पॉइंट है और 3,000 पे ये पॉइंट। वेरिएबल कॉस्ट का रूल क्या है, अगर जीरो प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट भी क्या होगी, तो इसको बिल्कुल जीरो से उठाना है और इसको यूं करके, मेरे पास टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है लेकिन आपके पास ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी स्ट्रेट। ये कौन सी कॉस्ट आ गई आपकी, वेरिएबल कॉस्ट, वी सी। वेरिएबल कॉस्ट 2,500 से उठानी है और कहां तक लेके जानी है, 15,000 तक, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर।
अभी इसको रफे बना लें, लेकिन घर आके इसको स्केल से प्रॉपर तरीके से, बोलिए कुछ कह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यूनिट्स लेते हुए स्केल से जो है ना 5-5 सेंटीमीटर के डॉट्स जो है वो आपने लगाने होंगे, तभी ये आके बिल्कुल एग्जैक्ट आके मीट करेगा। तीसरी कॉस्ट आप कौन सी उठाएंगे? टोटल कॉस्ट। कहां से शुरू करेंगे? 12,500 से, और कहां तक जाएगी? तो ये स्टार्ट होगी यहां से, ठीक है जी, ये स्टार्ट होगी 12,500 से। 500 के ऊपर ये पॉइंट है इसका, इसी तरीके से 1000 के ऊपर ये पॉइंट है इसका, 17,500 यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये लाइन जो है वो आगे बढ़ेगी। टोटल कॉस्ट 500 यूनिट पे कहां पे? 12,500 से। अच्छा, टोटल कॉस्ट में अगर ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 0 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तब भी आपने 1,000 रुपए तो देने ही है। तो 0 ये स्टार्ट होगी यहां से। अगर आपकी प्रोडक्शन 0 है तो यू हैव टू पे दी फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। तो 0 के ऊपर कॉस्ट कितनी है? 10,000, लेकिन 500 के ऊपर ये कितनी हो जाएगी? 12,500। 1000 के ऊपर ये कितनी हो जाएगी? 15,000। इसका मतलब ये कुछ ग्राफ यहां से जो है वो उठेगा और ये कहां तक चला जाएगा? स्ट्रेट होके कहां तक जाएगा? ये 25,000 तक। चलिए जरा बनाइए शाबाश जल्दी से। तीसरी लाइन ड्रॉ करें। छुट्टी नहीं हुई है भाई, ब्रेक हुई है। चलिए जी लास्ट करते हैं, फिर आपको ब्रेक देते हैं। टोटल सेल्स, लास्ट कॉलम, लास्ट लाइन। 0 के ऊपर सेल्स कितनी होगी? 0। लेकिन 500 यूनिट सेल करेंगे तो सेल कितनी हो जाएगी? तो हमने इसको 0 से स्टार्ट करना है और यहां पे इसके कुछ पॉइंट्स इस तरह से बनेंगे। 500 के ऊपर 5,000, 1000 के ऊपर 10,000, और इसी तरीके से ये 0 से क्या करेगी? लाइन आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, मैंने ये ग्राफ आप लोगों की आसानी के लिए पहले से बनाया हुआ। ये ग्राफ कुछ इस शक्ल का जो है वो बनेगा। ठीक है जी, जब आपके पास ये पूरी तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह से होगी। ये आपकी कौन सी कॉस्ट आ रही है? दिस इज योर फिक्स कॉस्ट, ये वाली लाइन। ठीक है जी, ये आपकी जो लाइन आ रही है यहां से 0 से स्टार्ट हो रही है और आगे तक जा रही है, दैट इज कॉल्ड 0 पे 0 सेल थी, जैसे जैसे सेल बढ़ी ये कहां पर पहुंचा? टोटल सेल्स। तीसरी लाइन जो कि हमारी टोटल कॉस्ट की है, इस वन, यहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू गो इट लाइक दिस। क्योंकि अगर आपकी 0 कॉस्ट है, 0 यूनिट्स प्रोड्यूस है, तो फिक्स कॉस्ट तो आपने हर हालत में पे करनी ही करनी है। जहां पर ये तीनों लाइंस आपस में मीट करेंगी जिस पॉइंट के ऊपर, उससे हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर आपके ये मीट करता है एक्स एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन। जब आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो ये हमेशा आपके पास 2,000 पर क्या करेगा? मीट करेगा, क्योंकि हम इसका फॉर्मूले पहले से 2,000 का ब्रेक इवन निकाल चुके हैं। तो दैट इज, अब इसमें कुछ चीजें हैं। ब्रेक इवन से नीचे वाला एरिया, अगर हम इससे नीचे दैट इज रेवेन्यू इज कॉल्ड, ये लॉस है। ब्रेक इवन से अगर आप नीचे हैं तो क्या है? ब्रेक इवन का ऊपर वाला एरिया, ये क्या है? हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है जी, ब्रेक इवन से लेकर एक्चुअल सेल्स तक जितनी हमने सेल की है, इसको कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपकी सपोज कर लें एक्चुअल सेल्स है
5000 यूनिट और ब्रेक इवन सेल्स है आपकी 2000 यूनिट। तो हम ब्रेक इवन सेल्स से कितना ऊपर है? 3000 ऊपर है। तो हमने अपना कितना प्रॉफिट सेव कर लिया? 3000 यूनिट का प्रॉफिट हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया। दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, डन हुआ। चलें फिलहाल आप लोग ब्रेक करें हाफ एन आवर की। 7:45 पे वापस मिलते हैं इंशाल्लाह। बात बोलते हैं अटेंडेंस थोड़ी 5 10 मिनट के बाद। आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड सीएम रेशियो। सीएम स्टैंड्स फॉर बस भाई बस घर के लड़ लेना बाकी। सीएम रेशियो, सीएम स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड सीएम रेशियो। CM ratio is the ratio between sales per unit and variable cost per unit. Sales का और variable cost का आपस में जो ratio होता है that is called the contribution ratio. It determines the percentage of variable cost covered by sales of one unit of any product. ठीक है जी, फॉर्मूला लिखिए इसका, contribution upon sales multiplied by 100. CM ratio is contribution per unit divided by sales per unit multiply by 100. ये आंसर परसेंटेज में निकलता है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में, और अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पॉइंट्स में। ठीक है जी, डन हो गया। सो द रेशियो इज, सीएम रेशियो इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो उसको सिंपल क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दो तरीकों से निकाला जाता है, एक होता है सिंपल सीएम रेशियो और एक होता है सीएम रेशियो की परसेंटेज। तो सम टाइम ये आंसर पॉइंट में चाहिए होता है, सम टाइम ये आंसर किस में चाहिए होता है, परसेंटेज में। आपको वो सवाल के दौरान बता देगा एग्जामिनर कि आंसर आपने पॉइंट में निकालना है या परसेंटेज में निकालना है। आइए इसका एक छोटा सा एमसीक्यू करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। A company provided the following information. टोटल सेल्स है 4 लाख, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स हैं 10,000, टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख और टोटल फिक्स कॉस्ट है 60,000। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज वाज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। बिस्मिल्लाह। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन का अपना फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन का अपना फॉर्मूला क्या है? दोबारा बताओ। बिल्कुल सी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि अगर किसी को याद ना आ रहा हो। यही तो ढूंढना है इसके अंदर, असल कहानी है। अगर वो पता चल जाए तो सवाल ही सॉल्व ना हो जाए। CM is equals to selling price minus variable cost, और CM ratio is equals to CM upon sales multiply by 100।
25, ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है भाई। ठीक है ठीक है, करें कंटिन्यू। मुझे तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करें। जी आया किसी का आंसर? बताएं बताएं, शाबाश करें, 2 मिनट और लें, शाबाश। कॉन्सेप्ट बनाए बेटा, सबसे पहला काम आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है। विदाउट कंट्रीब्यूशन निकाले आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू फाइंड दी कंट्रीब्यूशन। जी जनाब, हार मानी? निकाल ली? हार मानो तो फिर मैं कराऊं। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो एलएमएस पे भी शेयर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी शेयर है। तो अब 5 दिन है, अगर फ्राइडे को पेपर होता है तो ठीक है, अगर होता है तो रोज आना। जी चैनल का नाम मेरे ग्रुप पे पड़ा हुआ है, मैं आपको और एक बार फिर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने कम से कम उसको एक एक वीडियो रोजाना का एक टारगेट बनाए। हैंड आउट भी गिवन है, सारे एलएमएस पे शेयर हुए हुए तमाम चीजें। तो ये जरा रोज आना, डेली प्रैक्टिस करें कि एक चैप्टर आपने रोज सॉल्व करना है, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को आप जो है वो एग्जाम अगर दे रहे हुए अगर कंफर्म हो गया, अभी तक कंफर्म नहीं, क्योंकि मुझे जो मैं बताऊं ना कि आज की क्लास में कैंसिल कर रहा था, मेरी गाड़ी खराब है, मैं 3-4 जगह से घूम के जो है वो आ जाऊँ बड़ी मुश्किल से, वरना मैं यहाँ पे तकरीबन 5:45 में पहुंच जाता हूँ। लेकिन आज जस्ट मैं 5 मिनट पहले जो है वो पहुंचा हूँ। मेरी इससे पहले क्लास वहाँ पर होती है, सिंध मदरसुल इस्लाम यूनिवर्सिटी है आई चंद्रीगढ़ रोड पे, वहां से मैं क्लास लेके पहले कॉमिक्स है वहाँ, फिर वहां से, तो आज मैं क्लास इसी वजह से कैंसिल कर रहा था और ट्यूसडे को शिफ्ट कर रहा था, क्योंकि ट्यूसडे आपका ऑफ होता है। लेकिन फिर यहाँ से फोन आया कि नहीं जनाब, ये आपकी लास्ट क्लास है, उसके बाद फ्राइडे को जो है वो आपका पेपर है, तो बच्चों को जो है वो पेपर बताना है और सब कुछ करना है। तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल के साथ मैं आज यहाँ पर आया हूँ। खैर, तो अगर हो जाता है नेक्स्ट तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कंफर्म हो जाएगा कि एक आध दिन के अंदर। चलिए जी, आइए आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, इसमें असल कहानी जो है वो ये है, कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,50,000। टोटल कॉस्ट इज a combination of fixed cost and variable cost. Fixed cost is given is 60,000, तो 2,50,000 में से 60,000 की फिक्स कॉस्ट हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 1,90,000। सिंपल। तो जनाब आपने पहला काम ये किया कि आपने टोटल कॉस्ट जो कि बराबर होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट गिवन है 2,50,000, फिक्स कॉस्ट गिवन है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी थी, तो 2,50,000 माइनस 60,000 is equals to variable cost, and variable cost is equals to 1,90,000। ये वेरिएबल कॉस्ट 1,90,000 की कितने यूनिट्स की है? 10,000 यूनिट की। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 10,000 कर देते हैं। तो 1,90,000 को डिवाइड करें 10,000 से, कितना हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 19 रुपीज पर यूनिट की क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। हमें निकालना है सीएम। सीएम इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सीएम इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स की वैल्यू कितनी है? 4 लाख, और ये कितने यूनिट्स की है? 10,000 यूनिट्स की सेल। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या हो गई? सो सीएम इज इक्वल्स टू 40 माइनस 19।
40 माइनस 19 इज इक्वल टू 21। फॉर्मूले में पुट करते हैं 21 अपॉन 40 इंटू 100 कितना बना भाई? 21 divided by 40 multiplied by 100 should be 52.5%, and that should be the option C. So C option is the correct option. असल में आपने जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पकड़नी थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जो आपको मैंने यहां से बताई कि टोटल कॉस्ट, अभी मैंने पिछले उसमें बताया था कि टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट गिवन है 2,50,000, जिसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000। तो आपने बड़ी आसानी से यहां से कैलकुलेट करके पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, 10,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए थे और सेल किए थे, तो उसको डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया आपने। 10,000 1,90,000 को 10,000 से आंसर क्या आ गया 19। जब ये सेलिंग प्राइस पर यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिया, तो सेलिंग प्राइस भी हमें किसमें चाहिए होगी पर यूनिट। अगर आप टोटल भी करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अप इज ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जो ब्रेक इवन आ रहा था वो किसमें आ रहा था, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा ना। अब उसी चीज को, यूनिट्स को अगर हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ब्रेक इवन इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव द ब्रेक इवन सेल्स। कितनी सेल करें वैल्यू में, अमाउंट में, कि आपको क्या पता चल जाए, आपका क्या आ जाए, आपका ब्रेक इवन आ जाए। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कितने यूनिट सेल करें कि ब्रेक इवन आ जाए। अब कितनी अमाउंट सेल करें कि क्या आ जाए, ब्रेक इवन आ जाए। तो कुछ भी नहीं करना, जो हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स पिछली बार कितने निकाले थे 2,000, उसको सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सेलिंग प्राइस। तो ब्रेक इवन की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो यूनिट्स आए उसको सिंपल किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, सेलिंग प्राइस से। तो हमें ब्रेक इवन इन डॉलर्स जो है वो पता चल जाएगा। तो ब्रेक इवन इन डॉलर इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले से करना चाहें तो दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन रेशियो, परसेंटेज नहीं, कंट्रीब्यूशन रेशियो। रेशियो में आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट कोई वैल्यू पूछी जाए कि जनाब ब्रेक इवन बता दें अमाउंट इन डॉलर में, तो उसके दो तरीके हैं, या तो यूनिट्स निकाल के उसको वैल्यू से क्या कर दें, आप उसकी सेलिंग प्राइस से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो विदाउट परसेंटेज। चलिए देखिए जरा एक सवाल। A company plans to manufacture toys and sell them at $10 each. चलिए जी लेबलिंग भी करा दें। $10 each क्या हो गया जी, that is called selling price. Its fixed costs are estimated to be 10,000. What is this? That is your fixed cost. And the variable cost per unit is $3. That should be variable cost. It has capacity to produce 3,357 units. ये एक वक्त में कितनी कैपेसिटी इसकी प्रोड्यूस करने की, 3,357. Before expansion increases the fixed cost by 20%. अगर आप इससे ज्यादा बनाएंगे, 3,357 से ज्यादा बनाएंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आपकी फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी, 20% से बढ़ जाएगी। यानी 10,000 में हम कितने यूनिट बना सकते हैं, 3,357। इससे ज्यादा की अगर जरूरत है या अगर हमने इससे ज्यादा बनाए तो फिर हमें फिक्स कॉस्ट 20% क्या करनी पड़ेगी। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू, वैल्यू में पूछ रहा है, डॉलर में आंसर दिए मैं सारे।
अभी आपको फॉर्मूला लिखवा रहे, जल्दी से बताएं क्या था। ब्रेक इवन इन डॉलर इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएम रेशियो। ठीक है, सीएम रेशियो का भी फॉर्मूला लिखवा चुका हूं। सीएम रेशियो बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्योंकि रेशियो की बात कर रहा है लिहाजा परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो पहले इस वैल्यू में डाल के सीएम रेशियो निकालिए, फिर इसको यहां पुट करके ब्रेक इवन डॉलर निकालिए। चलिए देखते हैं, बाकी लोगों को भी कर लेते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट द सीएम रेशियो। मैंने भी तो लिखा भाई कंट्रीब्यूशन, सीएम रेशियो इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यस यस बिल्कुल सही, सीएम पर यूनिट बिल्कुल सही। और सीएम का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 3 स्टेप में निकलेगा। स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फर्स्ट, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कन्वर्ट करें रेशियो में, देन रेशियो को कन्वर्ट करें ब्रेक इवन इन डॉलर में। आया किसी का आंसर? ओके जी, बोर्ड पे देखें जरा, थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं खुद करा देता हूँ, ये लेंथी क्वेश्चन मुझे कराना है इसके बाद। फर्स्ट फाइंड आउट सीएम। सीएम इज सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस कितनी है 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 3, सो सीएम बिकम 7। पहला स्टेप क्लियर हो गया, सीएम निकाल लिया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? सीएम रेशियो। सीएम पर यूनिट इज 7, सेल्स पर यूनिट इज 10, आंसर शुड बी 0.7। क्योंकि रेशियो की बात कर रहा है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इस तरफ। फिक्स कॉस्ट इज 10,000, सीएम रेशियो इज 0.7, डिवाइड करिए क्या आता है आंसर? 1428, 5 पॉइंट समथिंग होगा तो अप्रोक्स करके क्या कर दिया 14286। ठीक है जी। सो 3 स्टेप्स के अंदर ये सवाल आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसका एक और तरीका भी है। फर्स्ट फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फॉर्मूला था ब्रेक इवन पॉइंट का? बिल्कुल सही, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालते हैं। फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएम, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज 10,007, आंसर शुड बी, नहीं यार ज्यादा होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 7 शुड बी 1.42 142 ये पॉइंट कहीं आ रहा होगा बीच में भाई, एक के बाद आ रहा है ना, 8 के बाद जो भी आ रहा है, ये क्या हुआ? वहां से शायद प्लग वगैरह हुआ है, यहां से कुछ नहीं हुआ। सो यहां से आपने क्या कर दिया, इसका क्या निकाल लिया ब्रेक इवन
इन यूनिट्स, जो क्या आ रहा है 1428 समथिंग। अब आपको किस में चाहिए अमाउंट, किस में चाहिए, डॉलर में। ये यूनिट्स की, हर यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 10। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट अगर डॉलर में चाहिए तो 1428 जो भी आपकी अमाउंट आई है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, वहीं से सेम आ जाएगा। तो अब आप चाहे उसको वो वाले फॉर्मूले से करना चाहें, ब्रेक इवन इन डॉलर से, वो भी तरीका है। ये ज्यादा आसान तरीका है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना वैसे ही आता है, सिंपल उस पॉइंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सेलिंग प्राइस से। तो आपका जो आंसर होगा वो इसमें भी आ जाएगा। यहां से ये ब्लिंक तो कर रहा है, आ गया। चलिए, एनी क्वेश्चन। तो अब तक हमारे पास तीन चीजें हो गई हैं। अगर आप थोड़ा सा समाप्त करें शुरू से अब तक, हम लोगों ने ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना सीखा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना सीखा, और अब हम किस पे आ गए हैं, ब्रेक इवन इन फॉर्म ऑफ सेल्स वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डॉलर भी हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज टारगेट प्रॉफिट। कभी कभी कंपनी को कुछ टारगेट प्रॉफिट्स भी जो है वो अचीव करने होते हैं। यानी मैनेजमेंट आपको टास्क देती है कि भाई इस महीने 10,000 तो कमाकर देने ही देने हैं, या 20,000 तो कमाकर देने ही। यानी ना सिर्फ ब्रेक इवन अचीव करना है, बल्कि उसके ऊपर ही प्रॉफिट कितना अचीव करना है, जो भी उसको आपको क्या मिला है, टारगेट प्रॉफिट मिला है। तो टारगेट प्रॉफिट की अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो, टारगेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए हमें कितने यूनिट्स मजीद क्या करने पड़ेंगे, सेल करना पड़ेंगे। समटाइम द कंपनी वांट्स टू अचीव अ सर्टेन प्रॉफिट। कभी कभी कंपनी आपको टास्क देती है कि जनाब हमने इतना प्रॉफिट हर साल या हर महीने अचीव करना ही है। दे वांट टू असेस अ पर्टिकुलर सेल्स टारगेट। तो उसकी मदद से हमें क्या निकालना पड़ता है, अपना एक सेल्स टारगेट निकालना पड़ता है कि इतनी सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट अचीव होगा, द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। फिक्स कॉस्ट, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था वो क्या था, अभी हमने निकाला था, फिक्स कॉस्ट प्लस जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो उसमें क्या कर देंगे, फिक्स कॉस्ट में। क्योंकि डेफिनेटली ना सिर्फ अब हमने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, बल्कि साथ साथ हमने क्या कवर करना है, टारगेट प्रॉफिट भी कवर करना है, डिवाइडेड बाय सीएम रेशो या परसेंटेज, जो भी ले लें आंसर सेम ही आएगा। सो टारगेट प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। ठीक है जी, डन। जी जी, करने करने। एक फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा घर जाके, एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूले। ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ किया एमसीक्यूज की फॉर्म में किया। नाउ लेट्स कंबाइन ऑल दीज टॉपिक्स इन वन क्वेश्चन, और यही हमारा इंशाल्लाह फिर आज एंड तक इसी पे काम करते रहेंगे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आइए जरा साथ साथ देखते हैं। एक पार्ट मैं करा रहा हूं, बाकी दो तीन आप खुद कर लेंगे आसानी आसानी से। फर्नांडो मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। एक कंपनी है फर्नांडो, ये 3 तरह के रेफ्रिजरेटर्स प्रोड्यूस करती है, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड फैक्ट्री यूज। एक उनका रेफ्रिजरेटर हाउस होल्ड के लिए है, एक जो है वो बिजनेस के लिए है, और एक किसके लिए है, फैक्ट्री के लिए। सेल्स हाउस होल्ड की कितनी कर रहे हैं जनाब, 2400। बिजनेस की कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 900। और फैक्ट्री की कितने यूनिट सेल कर रहे हैं,
2250। टोटल इनकी सेल्स जो बनती है यूनिट्स में वो बनती है 5550। सेल्स वैल्यू 2400 यूनिट्स बेचकर कितने पैसे कमाए? 2,40,000। क्या बता सकते हैं एक कितने में बिका होगा? एक जो है वो कितने में बिका होगा? 1,000 2,40,000 को किससे डिवाइड कर दिया आपने? 2400 से डिवाइड कर दिया, तो आपको एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस पता चल गई। ठीक है, याद रखिए क्योंकि आगे हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए होगा हम जी। बिजनेस में 900 यूनिट बेचकर कितने पैसे कमाए? 1,08,000। तो बताइए एक कितने में बिका? 120। यानी ये वाला जो बिक रहा है ये बिक रहा है 100 में। साथ साथ में लिख भी देता हूं, ये वाला कितने में बिका? 120 में। और फैक्ट्री में 2,250 बेचकर कितने पैसे कमाए? 3,60,000। तो एक कितने में सेल हुआ? 160 में। तो इनका हाउस होल्ड वाला रेफ्रिजरेटर सबसे सस्ता है, बिजनेस वाला उससे थोड़ा महंगा है, और रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री वाला सबसे ज्यादा। इनको बनाने में खर्चा कितना हुआ? मटेरियल कितना लगा? 96,000। लेबर कितनी लगी? 72,000। और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने के लगे? अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है जी, मटेरियल और लेबर हमेशा कौन सी कॉस्ट होती है? कॉन्सेप्ट ही सेम है। 100 यूनिट बनाने हैं, मटेरियल क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा। 200 यूनिट बनाने हैं, मटेरियल और ज्यादा चाहिए होगा। तो जैसे जैसे यूनिट्स प्रोडक्शन बढ़ेगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट। लेबर की बात कर लेते हैं। 100 यूनिट बनाने के लिए लेबर चाहिए, 200 यूनिट बनाने के लिए लेबर आपको ज्यादा चाहिए। तो इट मींस दैट कि अगर आप लेबर ज्यादा करेंगे तो उनके चार्जेस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो मटेरियल और लेबर ये हमेशा कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। और वेरिएबल ओवरहेड्स तो वैसे ही क्या है? वेरिएबल है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर लें, इन तीनों को, तो हमें पता चल जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को अगर हम टोटल कर लें तो वी विल फाइंड दी टोटल वेरिएबल। और उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? फिक्स कॉस्ट 57,300। ये तीनों वेरिएबल है और ये क्या है? हमारी फिक्स कॉस्ट। टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ? 249,600। जबकि हमारी सेल्स कितनी थी? 2,40,000। तो इसका मतलब हाउस होल्ड में आप किस में रहे? लॉस में रहे। और आपको यहां कितने का नुकसान हुआ? 9,600 का। यहां पर बिजनेस में कितने का नुकसान उठाना पड़ा? लेकिन यहां पर फैक्ट्री में आपको फायदा कितने का हुआ? 40,500 का। क्लियर हो गई कहानी? यहां तक बताएं, कोई सवाल, कोई चीज? क्या चीज? ये देखिए, ये आपकी सेल वैल्यू है, ये 3,60,000 ये रेवेन्यू है, और ये उसकी क्या है? टोटल कॉस्ट है। तो 3,60,000 में बिका और खुद कितने में बनाया था? 3,19,000 में। तो जो डिफरेंस हुआ वो क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। यहां पर अपोजिट हो रहा है, 1,08,000 की सेल है, जबकि ये बनाया कितने में था? 1,14,000 में। तो इसमें क्या हो रहा है? हमको यहाँ पे लॉस हो। क्लियर हो गई कहानी? अब आपने करना क्या है जनाब? आइए जरा देखते हैं। 3-4 चीजें निकालनी है। फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018 कैलकुलेट फॉर ईच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर। हर टाइप की अलग अलग आपने क्या करनी है? द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट के ऊपर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? फॉर्मूला याद करें कॉन्ट्रीब्यूशन का, क्या था? वेरी गुड, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि ये किसमें पूछ रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। पहला उठाइए जरा, कौन सा वाला? हाउस होल्ड वाला उठाइए और जरा इसका कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाइए। इसका कंट्रीब्यूशन मेरे पास आंसर आ रहा है 20, आपका देखें कितना आता है। देखता हूं यार,
एक मिनट दे दो यार, मैं स्कोर देख लूँ जरा। 93 फॉर 6, 14.6, 15 ओवर में 93। बस जी, बिरयानी में मुकाबला अफगानी पुलाव, देखते हैं कौन होता है। पर यूनिट चाहिए, पर यूनिट निकलवा के दिखाया भी था, इसीलिए पर यूनिट निकलवाया था कि आगे जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना। कोई जौहर की तरफ जाएगा आप में से, पुलिस थाने जौहर की तरफ? हाउस होल्ड का 20 आ गया, लिख के भी दिखा दे भाई। हाँ जी आया, 20 नहीं आया, आ गया, गुड। दो स्टूडेंट का आया, किनका आया, एक उनका आया, तुम्हारा भी आ गया 20, गुड। चलिए कैसे आया देख लीजिए जरा। सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है? 2,40,000, कितने यूनिट्स की है? 2400 यूनिट की। तो एक यूनिट की कितनी सेलिंग प्राइस हुई? 100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100। क्लियर हो गई बात? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब हमने सेल्स पर यूनिट ली है तो वेरिएबल कॉस्ट भी किसमें लेनी पड़ेगी? वेरिएबल कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बन रही है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। 96 प्लस 72 प्लस 24, 1,92,000 is the cost of how much units? 2400 यूनिट्स। तो पर यूनिट निकालने के लिए उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? 2400 से। कितना बन रहा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 80। कैसे निकाली आपने? 1,92,000 को आपने डिवाइड कर दिया 2400 से, दैट इज 80। सीएम पर यूनिट निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 100 माइनस 80, आंसर इज 20। बाकी दो का भी निकालें जल्दी से इसी तरीके से। ट्वेंटी थ्री, गुड। नेक्स्ट वन, फैक्ट्री का भी निकालें। फोर्टी एट। आ गया समझ में आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? अगर नहीं आया तो यहां मैंने स्लाइड्स पे भी सॉल्व किया हुआ है। टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल यूनिट सोल्ड, तीनों को मैंने प्लस किया, 2,40,000, 96,000, 72,000, डिवाइड कर दिया इसको कितने से? 2400 से। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 2400, दैट इज इक्वल्स टू 20 पर यूनिट।
इसी तरह से जब आप बिजनेस का निकालेंगे तो यार दैट शुड बी 23 पर यूनिट, और इसी तरीके से जब आप फैक्ट्री का निकालेंगे तो दैट इज 48 पर यूनिट। तो ये आपका पहला पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपसे वो यही कह रहा था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के दिखा दें। अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकालें एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलेंगे पहले ये वाला फॉर्मूला निकाल के यहां से सीएम निकालें, तीनों का अलग अलग। मेरा आंसर पहला आ रहा है 20%, देखें आपका 20%। स्टार्ट। पहले वाले की बताइए सेल्स कितनी है पहले वाले की, 2,40,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इन तीनों को हमने क्या कर दिया था, प्लस कर लिया था, कितना आई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सीएम। सेल्स इज 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 1,92,000, यही था। So CM should be 240 minus 192, नहीं 48,000। इस 48 को यहां पुट कर देते हैं। CM is 48, sales is 2,40,000 multiplied by 100, so 48,000 divided by 2,40,000, that should be 20%. So this is our first answer, फर्स्ट हाउस होल्ड के लिए 20%, जरा बाकी दो के लिए निकालिए। 19 और 30% आना चाहिए आपका आंसर। पर यूनिट से भी सेम आंसर आता है, टोटल से भी सेम आंसर आता है, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जब आप यहां पे टोटल वैल्यू लोगे तो यहां पर भी टोटल वैल्यू ले ली, जब यहां पे पर यूनिट लोगे तो यहां पे भी पर यूनिट लोगे, तो आंसर दोनों से क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। 19.1 को राउंड ऑफ कर दिया आपने किसमें, 19 में। जी ले लेते हैं जरा सा। Okay, so the next part is the contribution as a percentage of sales. ये जितने लोग भी जल्दी जाने की जल्दी कर रहे हैं ना, ये सब इनके ऊपर वापस आएगा, याद रखना। इनडायरेक्ट वे में मैंने बहुत कुछ कह दिया। So the contribution per unit is total contribution upon unit sold. जो भी अमाउंट थी हमने टोटल उसका कंट्रीब्यूशन लिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से। बारात आ रहा है, तो 20 पर यूनिट, 23 पर यूनिट एंड 1848 पर यूनिट। उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाली। 20% 19.17 आ रही थी, तो उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया कितने पे, 19 पे, और फैक्ट्री कितनी आ रही थी, 30%। Now the next step is to find the break even. तीनों के हमने क्या निकालने, ब्रेक इवन। फॉर्मूला याद करें, ब्रेक इवन का क्या था, वेरी गुड, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेरी गुड। सो ब्रेक इवन इन यूनिट्स हमने निकालने हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट
अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जाने से पहले हर एक के रजिस्टर में ये सॉल्व होना चाहिए, चेक करके छुट्टी मिलेगी। नहीं करें क्या मतलब, कर दिया। जल्दी, पहले दोनों की वेरिएबल कॉस्ट निकालें पर यूनिट, सेल्स की भी निकालें पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट भी निकालें पर यूनिट। वेरी गुड, 100 होगी सही। कितनी दी है? 1,92,000 डिवाइड बाय 2400, 80 थी आई गेस। ब्रेक इवन इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड कितने दिए हुए? 57,600। Selling price is 100, variable cost is 80, 57,600 divided by 20, तो break even in units कितना आ गया? 57,600 divided by 20 should be 2880. So the answer is 2880. अब कह रहे हैं इसको डॉलर में भी कन्वर्ट कर दें। सो ब्रेक इवन इन डॉलर, ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस से, दैट इज 100. सो योर आंसर शुड बी 288,000. So break even in dollar is 288,000. बाकी दो के निकालें शाबाश। सर बेसिकली जो आपने बुक बनाया सर इसमें कि एलबी सिस्टम बन गया है कि चार बंदा किसी चलेगा मैं अपनी बात नहीं कोई बात जो वापस आप एक बात बोलते तो सारे उसमें चार बंदा बेस करेगा तो इस वजह से उनकी ऐड कर दी।
जी जनाब, डन हो गया। बाकी दो निकाल लिए। दोनों के आपने निकालने हैं, यूनिट्स में भी और डॉलर में भी। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करें। वन वन सेवन, मेरे पास 1174 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। इसकी सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। वन वन सेवन फोर सही है। गलत। इसकी सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। इसकी तो 100 थी, लेकिन इसकी क्या है, इसको निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा आंसर आ रहा है 140870। लास्ट वाले का चेंज आया है। ब्रेक इवन गलत है या डॉलर गलत है? चलें देख लेते हैं। 225 नहीं है दिस वन। चलें देख लेते हैं इसको। First of all, we have to find selling price per unit. 708 divided by 5550, 2250, सॉरी मैं गलत ले रहा हूं। नहीं, वो कहने डॉलर गलत आ रहा है। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2250 पर यूनिट सेल कितनी बनी? 160। वेरिएबल कॉस्ट इन तीनों को प्लस करें, 1,12,000, 94,500 और 45,100 कितना बना? 25,200 नहीं यार, डिवाइडेड बाय 2250। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 48। Break even in units, fixed cost, that is 67,500 divided by 160 minus 48. 67,500 divided by 67,500 divided by 48, answer should be 1406. Now find out break even in dollars. 1406 multiplied by 160. That should be 225,000. नहीं यार, 22
4960, तो अप्रोक्सीमेटली फिगर ले लिया। 960 को उन्होंने क्या बना दिया, 40 रुपए का फर्क ले लिया उन्होंने टोटल। नहीं नहीं, आप टोटल आंसर लिखिएगा अपना सही वाला। ठीक है जी, डन हो गया। अब यहां पे देखें क्या करें, एक बस लास्ट सवाल करते हैं, खत्म करते हैं। नहीं, ये एक वो है क्वेश्चनिंग है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं करना आपने। एट द टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन शोज दैट both the household and business models appear to making a loss. ये कितना लॉस करा रहे हैं, और 9600, और ये कितना लॉस कर रहा है 6400 ठीक है जी। अब रूल क्या है जनाब, कि जो यूनिट्स लॉस कर रहे होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या उनकी प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई फर्नांडो शुड नॉट सीज प्रोडक्शन of these two types of रेफ्रिजरेटर्स। आपसे कह रहे हैं बताइए क्या फर्नांडो को भी इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स की प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों, एक्सप्लेन करना है आपको। ये दोनों, पहला तो बात ये जवाब दीजिए कि क्या पहले इन दोनों को इसने ये बनाने भी चाहिए मजीद या नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। एक लॉस कर रहा है 9600 का, एक लॉस कर रहा है 6300 का। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि क्या इसकी प्रोडक्शन जारी रहनी चाहिए या इसको रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। जारी रहनी चाहिए, लेकिन इससे चाहिए कि अपने सेल वैल्यू बढ़ा दें, या वो तो बात, सवाल में ये नहीं पूछ रहे, सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको जारी रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। अगर बंद कर देनी चाहिए तो क्यों, और अगर जारी रखनी चाहिए तो क्यों। बंद कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, सब कह रहे हैं बंद कर देनी चाहिए, कोई जारी रखने वाला चलेगी। याद करें एक रूल हमने पढ़ा था शुरू में फिक्स कॉस्ट का, प्रोडक्शन करें या ना करें फिक्स कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, आपने पे करनी पड़ती है। इसका मतलब अगर हम ये दोनों प्रोडक्शन बंद भी कर देंगे तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही होगी, 57,600 और 27,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिक्स कॉस्ट पहले ये दोनों उठा रहे थे वो किसको उठानी पड़ेगी फिर, फैक्ट्री वाले को। यानी ये जो फिक्स कॉस्ट है अल्टीमेटली किसको शिफ्ट हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट प्रॉफिट में चल रहा था इन दोनों के बंद होने की वजह से अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट यहां शिफ्ट होगी, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट। तो इट मींस दैट कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहनी चाहिए, इनको कोशिश करनी चाहिए कि या तो अपनी वो सेल प्राइस बढ़ाएं या इसकी फिक्स कॉस्ट कम करने की कोशिश करें, ताकि एक ना एक वक्त में ये भी किसमें आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है जी, डन हो गया। दो सवाल का सॉल्यूशन जो है वो आगे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप घर जाके सुकून से देखिएगा, बिल्कुल इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, एक एक स्टेप को सॉल्व किया हुआ है, और साथ ही साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल से हैं, आसान आसान से हैं, इनको घर जाके आपने करना है, और यहां पर ये चैप्टर हमारा जो है वो वाइंड अप होगा। जो चीजें रह जाएंगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में एक दफा फिर करा देंगे। ओके जी क्लास, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।